गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम HBSC क्वेश्चन पेपर 2023 का सेट सी डिस्कस करेंगे। सेट सी में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एजिट्रॉप्स, सेकंड आइडियल सॉल्यूशन, थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड फोर्थ है नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजिट्रॉप्स। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? एजिट्रॉप्स। सेकंड क्वेश्चन है, इन ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ड्राई सेल में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड है, थर्ड अमोनियम क्लोराइड है, फोर्थ मैग्नीज डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो पेस्ट फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड पेस्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है ड्राई सेल के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। देखिए बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कहा गया है रेट है K इंटू ए टू द पावर 2। ये हमारे पास इनिशियल रेट है जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन A है, हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A है, उसकी पावर है 2 क्योंकि रिएक्शन क्या है? सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डबल कर देते हैं तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? R इज इक्वल टू K 2A टू द पावर 2, देन R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4KA2। तो यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, अगर हम डबल कर देते हैं तो जो रेट है वो किस तरह से अफेक्ट होगा? रेट इज इक्वल टू 4KA²। तो 4 टाइम जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन कंपाउंड। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो लिगेटिंग स्पीसीज है C2O4, ये डाइडेंटेट लिगेंड है और डाइडेंटेट लिगेंड में 2 डोनर साइट्स होती हैं। तो यहाँ पर अगर एक में 2 हैं तो 3 में कितने होंगे? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? सेंट्रल एटम के साथ जितनी लिगेटिंग स्पीसीज डायरेक्टली अटैच होती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें 4 ऑप्शंस में से सबसे कम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किस में है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, उसका रीजन क्या है? कार्बन, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। ठीक है, 4 क्लोरीन है और डाइपोल मोमेंट अगर चेक किया जाए तो डायरेक्शन ये बन रही है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट में डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन रही है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो चार्ज ट्रांसफर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए डाइपोल मोमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो सबसे कम यहाँ पर पूछा गया है लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास करेक्ट रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। 4 ऑप्शन हमें गिवन है एल्कोहल के, ये ऑप्शन हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। एल्कोहल अगर हमारे पास 1 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हमारे पास ए और बी, ये दोनों ही कंपाउंड क्या हैं? प्राइमरी हैं। ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है। लेकिन यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है CH3, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये क्या करेगा? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। फिर यहाँ पर तो 2 बल्कि ग्रुप अटैच हैं और यहाँ पर 3, तो इन सब की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। किसके कंपेरिजन में? इस ए ऑप्शन के कंपेरिजन में, CH3OH। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर जो हो जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये हो जाता है एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 होल थ्राइस CCH2COOH। इसको ओपन करते हैं। देखिए ओपन करने पर CH3 CH3 CH2 CH3 एंड COOH। यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन की। तो यहाँ चेक कीजिए, थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। देखिए थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो थर्ड पे अगर 2 हैं तो 3 डाईमिथाइल। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो एन डैश 1 डैश ओइक एसिड। फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? ओइक एसिड। ठीक है, आप यहाँ पर 1 अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी ये IUPAC नेमिंग गलत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, विच इज़ ए टर्शरी अमीन। देखिए इसका आंसर हमारे पास है सी ऑप्शन,
ट्राई इथाइल अमीन, इसको चेक करते हैं। देखिए इसका रीजन हम चेक करेंगे यहाँ पर NC2H5 C2H5 और C2H5, क्या लिखा गया है, ट्राई इथाइल अमीन, और यहाँ लॉन पेयर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा टर्शरी अमीन्स कौन से अमीन्स हैं, जिनमें नाइट्रोजन के पास जो 3 हाइड्रोजन होते हैं, अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन हैं, वो तीनों ही तीनों हाइड्रोजन अगर एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए जाएँ या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए जाएँ, तो वो अमीन हमारे पास बन जाता है टर्शरी अमीन। तो ये है हमारे पास टर्शरी अमीन का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA नॉट इन DNA। RNA में कौन सा बेस प्रेजेंट है और DNA में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक व्हेन K इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हम यहाँ से कांस्टेंट की जो वैल्यू दी हुई है उसकी यूनिट से पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमारे पास ईथर गिवन है, इस ईथर में एक एराइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ है 373 केल्विन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा फिनॉल प्लस एल्काइल हैलाइड। ये जो CH3 है ये ऐड हो जाएगा आयोडीन के साथ, और ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन आयोडाइड का, ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से फिनॉल बन जाएगा और CH3I, ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज, विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कारण क्या है, NCERT बुक के अकॉर्डिंग ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसी की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, अपने नेचुरल जो टेम्परेचर से और ज़्यादा कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वाटर में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये हमारे पास वाटर है, इसमें हमने ऐड किया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर का होता 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से यहाँ पर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कुछ नेगेटिव में चला जाएगा, जैसे कि -0.5, इस तरह से करके। IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम लिखना है। देखिए सबसे पहले लिगेटिंग स्पीसीज़ का हम नेमिंग करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली अमीन पहले यूज़ होगा और उसके बाद एक्वा, जो वाटर है उसके लिए एक्वा वर्ड यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो यहाँ चेक कीजिए, ट्राई अमीन, 3 है ना हमारे पास NH3, तो ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, क्रोमियम Cr सेंट्रल एटम है, और ये है हमारे पास काउंटर आयन। लेकिन यहाँ पर चेक कीजिए ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा इसके लिए, और ये हमारे पास नेगेटिव स्पीसीज़ है तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी क्रोमियम की। तो यहाँ पर 3 हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी है रोमन न्यूमेरल में, और उसके बाद क्लोराइड काउंटर आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, वो है हमारे पास कॉपर पाउडर और PCC CH2Cl2। या तो आप कॉपर पाउडर यूज़ कर सकते हैं या अल्टरनेटिवली PCC और CH2Cl2 यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 3 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ सॉल्यूट है हमारे पास 3 ग्राम इथेनोइक एसिड और 500 ग्राम बेंजीन में से डिजोल्व किया गया है। तो मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम चेक करेंगे, तो 3 ग्राम सॉल्यूट का मास हो गया और 60 सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हो गया इथेनोइक एसिड का। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.05 मोल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का। मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर ये ग्राम में है, इसको यहाँ से डिवाइड किया हमने 1000 से, और सिंप्लीफाई करने के बाद 0.1 मोलल यहाँ पर आंसर आया है मोलैलिटी के लिए। ठीक है, 17 क्वेश्चन है डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन चेक कीजिए, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मॉलिक्यूल्स एटम आयन टेकिंग पार्ट in an elementary reaction mostly collide simultaneously in order to bring about chemical reaction। देखिए जब भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, वो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट लेती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट लेने पर वो आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने पर केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। देखिए टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम में जितने भी होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। डेफिनेशन है NCERT के अकॉर्डिंग, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीसीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर
टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बने हैं जिसमें कोबाल्ट के साथ NH3 लिगेंड है और क्रोमियम के साथ CN लिगेंड यहाँ पर अटैच है, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्रोमियम के पास NH3 लिगेंड अटैच है और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ CN लिगेंड अटैच है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मेटल आयन पर से लिगेंड्स एक्सचेंज हो गए हैं। लिगेंड्स जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल के साथ, वो एक्सचेंज हो गए हैं। तो इसको अब डेफिनेशन के साथ साथ पढ़िए। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। यहाँ पर लिगेंड्स इंटरचेंज हो गए हैं, चेक कर सकते हैं, बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीसीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स पिछले कोड में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर चेक कीजिए। ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स पोजेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स एंड आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ग्रुप है हमारे पास जैसे साइनाइड है, नाइट्राइट है, ये पोजेस करते हैं टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स है। साइनाइड ग्रुप इज ए हाइब्रिड ऑफ टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देयरफॉर कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन टू डिफरेंट वेज। अगर हम यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं तो एक बार कार्बन की तरफ से ये साइनाइड आयन जुड़ेगा और एक बार नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। ठीक है, कार्बन की तरफ से एक बार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और एक बार नाइट्रोजन की तरफ से, दैट इज लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड। अगर ये कार्बन की तरफ से जुड़ता है तो इसका नाम होगा साइनाइड, और अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है तो इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सामान्यतः कलर्ड कंपाउंड फॉर्म क्यों करते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग इसका आंसर है, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस इन सॉल्यूशन एज वेल एज सॉलिड स्टेट आर कलर्ड। मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट्स में कलर्ड होते हैं। दिस इज ड्यू टू पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि ये लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। द एब्जॉर्ब्ड लाइट प्रमोट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल ऑफ द सेम डी सबशेल। डी सबशेल्स के अंदर जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एब्जॉर्ब लाइट उन इलेक्ट्रॉन्स को वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल क्या करती है, प्रमोट करती है। द एब्जॉर्ब लाइट प्रमोट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। It is because of these DD transitions occurring in a transition metal ions by absorption of visible light that they appear colored। तो यहाँ पर चेक कीजिए, लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो रहे हैं वो केवल डी ऑर्बिटल में ही तो हो रहे हैं। ठीक है, और इसलिए इसको DD ट्रांजिशन कह देते हैं। और मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो रहेगा वो मुख्य रीजन रहेगा किसका, कलर्ड कंपाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट प्रोपेनोन टू प्रोपीन। यहाँ पर हमें कन्वर्जन करना है प्रोपेनोन को प्रोपीन में। तो देखिए, प्रोपेनोन की स्ट्रक्चर हमारे पास है CH3COCH3, और अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कीजिए H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमें एल्कीन मिल जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हम कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोन टू प्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो पहले दोनों की स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। देखिए, एनिलीन है हमारे पास बेंजीन पर NH2 ग्रुप, बेंजीन पर NH2, और एन मिथाइल एनिलीन जो हमारे पास है, देखिए वो ये है, उसकी स्ट्रक्चर NHCH3। तो देखिए N पर मिथाइल है और ये एनिलीन है। ठीक है, तो यहाँ चेक कीजिए, ये तो हमारे पास है प्राइमरी, ये है हमारे पास 1 डिग्री अमीन। ठीक है, और ये हमारे पास है 2 डिग्री अमीन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में हमें डिस्टिंक्शन करना है। एनिलीन बीइंग ए प्राइमरी अमीन गिव कार्बाइलअमीन टेस्ट, इन कॉन्ट्रास्ट एन मिथाइल एनिलीन बीइंग सेकेंडरी अमीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो कार्बाइलअमीन टेस्ट के थ्रू हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके लिए रिएक्शन है हमारे पास, अगर एनिलीन रिएक्ट करता है CHCl3+3KOH एल्कोहलिक मीडियम में, तो हीट करने पर यह बनाता है C6H5NC, यही हमारे पास कार्बाइलअमीन। कार्बाइलअमीन, ये क्या है, कार्बाइलअमीन। ठीक है, तो कार्बाइलअमीन यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। जबकि अगर हम यहाँ पर चेक करें, सेकेंडरी जो हमारे पास अमीन है, ये इसकी रिएक्शन किसके साथ हो, CHCl3 के साथ होती है, और KOH की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन आगे होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेस्ट है जिससे हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस का मीनिंग क्या है। फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट टोटल प्रेशर। ईच कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर हो गया PA एंड PB, और टोटल प्रेशर हो गया PT टोटल प्रेशर। ये अगर ज़्यादा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड टोटल पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है किससे, उस पार्शियल प्रेशर से, उस टोटल पार्शियल प्रेशर से जो हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं, उससे अगर ये ज़्यादा है तब वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है इथाइल एल्कोहल एंड वाटर।
अगर हम इथाइल अल्कोहल और वाटर को डिजोल्व कर देते हैं तो वहाँ से राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आएगी वो राउल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएगी, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन वहाँ पर रहेगा। सेकंड है नेगेटिव डेविएशन। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट टोटल प्रेशर आर लेस देन प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट और टोटल रिजल्टेंट जो वेपर प्रेशर है वो कम हो। यहाँ पर क्या था, ज़्यादा हो। देखिए ग्रेटर था यहाँ पे क्या है, लेस है। अगर ये कम हो जाए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तब वहाँ पर कौन सा डेविएशन रहेगा, नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। इसके लिए एग्जाम्पल है HNO3 एंड वाटर। अगर हम वाटर में नाइट्रिक एसिड को डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो होगा। ठीक है। रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में पूछा है जब हम एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर है देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल एज वेल एज इन वाटर। दोनों में ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी और एल्कोहल में भी। ऑन मिक्सिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज टेंड्स टू डिक्रीज। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेज सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। डिक्रीज होने, अट्रैक्शन जो फोर्सेज है उसके डिक्रीज होने की वजह से ही पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर शो होगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एज ए रिजल्ट द सॉल्यूशन विल हैव हायर वेपर प्रेशर। तो ऐसे में रिजल्ट क्या निकलेगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर वाटर एंड प्योर एल्कोहल रेस्पेक्टिवली। ये कब होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कम कब होगा, जब ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। जबकि ये सेपरेटली रहेंगे, प्योर फॉर्म में रहेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा नॉर्मल से। जब ये सॉल्यूशन में रहेंगे तब तो कम हो जाएगा, लेकिन जब ये सेपरेट कर दिए जाएंगे, वाटर और एल्कोहल प्योर फॉर्म में जब रहेंगे तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा। हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशंस। तो यहाँ पर चेक कीजिए 1 मोल ऑफ Pb4 पॉजिटिव टू Pb2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए 4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो रिडक्शन हो रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द 1 मोल Pb4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर चेक कीजिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पर, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, फेराडे के इक्वल। 1 मोल के लिए कितनी होती है, 1 मोल इज इक्वल टू 1F होती है। तो यहाँ पर हो जाएगी आपके पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 × 96500, ये हमारे पास F फेराडे की वैल्यू होती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ये हो जाएगा। ये इतना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है किसके लिए, इस रिडक्शन के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें 1 मोल ऑफ CaCl2 टू Ca। तो यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, Ca2 पॉजिटिव 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करके Ca न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन है। तो यहाँ पर भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज बिल्कुल सेम रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड पॉइंट में आप चेक कीजिए, पॉइंट है 1 मोल MnO4 1 नेगेटिव टू MnO2। तो यहाँ पर हमें MnO4 1 नेगेटिव को MnO2 में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लॉस या गेन होंगे। तो यहाँ पर चेक कीजिए MnO4 1 नेगेटिव में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैन की और यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैन की प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें रिक्वायर्ड है रिडक्शन के लिए। किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी फेराडे में, तो इतना चार्ज हमें रिक्वायर्ड रहेगा किसके लिए, MnO4 1 नेगेटिव को MnO2 में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। हमें यहाँ पर चेक करना है कि 5 ग्राम जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर 3 ग्राम रह जाता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें टाइम की वैल्यू पता करनी है, कितना टाइम इसमें लगता है। तो देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 5 ग्राम जो गिवन डेटा है हमारे पास, और फाइनल है 3 ग्राम। के की वैल्यू 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। तो टाइम अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2.303 डिवाइडेड बाई के log R0 अपॉन R। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर निकल के आएगा 444 सेकंड। ठीक है, 444 सेकंड यहाँ पर इतना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को होने में, जो इससे हम 5 ग्राम रिएक्टेंट को रिड्यूस करके 3 ग्राम रिएक्टेंट बना सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई ए सॉल्यूशन ऑफ निकल H2O6 2 पॉजिटिव इज ग्रीन बट ए सॉल्यूशन ऑफ निकल CN4 2 नेगेटिव इज कलरलेस। आंसर है इसके लिए, देखिए हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये ग्रीन क्यों है और ये जो निकल का सेकंड कंपाउंड है ये कलरलेस क्यों है, इसका रीजन पूछा गया है। आंसर है हमारे पास, सबसे पहले हम फर्स्ट कंपाउंड को चेक करेंगे। निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर अगर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो +2 है और कॉन्फिगरेशन है 3D8। इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पेयर अप इन प्रेजेंस ऑफ वीक H2O लिगेंड। वीक H2O लिगेंड होने की वजह से ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर है ये पेयर अप नहीं होते हैं, और जब पेयर अप नहीं होंगे तो यहाँ पर कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। देखिए
यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे, और जो क्या रीजन बनाएंगे, कलर्ड कंपाउंड होने का रीजन बनाएंगे। क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक ही चीज़ बताई जाती है कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। सेकेंड कंपाउंड में अगर हम चेक करें, इन अदर केस निकल CN4 2 नेगेटिव, यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकल इज अगेन इन +2 स्टेट विद कॉन्फिगरेशन 3d8, यहाँ पर भी कॉन्फिगरेशन 3d8 ही है, लेकिन यहाँ पर Cn जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल्स पेयर अप, हेंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और पेयर अप होने की वजह से यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा, हेंस इट इज कलरलेस। इसलिए ये कंपाउंड कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। इस कंपाउंड को अगर डायग्रामेटिकली समझें तो देखिए किस तरह से पेयर अप किया जाएगा। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर जब Cn जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये प्रेजेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पेयर अप हो जाते हैं, और न्यू ऑर्बिटल, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होता है कुछ इस तरह से। पेयर अप होने के बाद इस तरह से देखिए, ठीक है, एक यहाँ पर पूरी तरह से वेकेंट हो जाता है और सारी के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, जो मुख्य रीजन बनता है, मुख्य कारण बनता है कलरलेस का। यहाँ पर कलर्ड कंपाउंड कब शो होते हैं, जब यहाँ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हों। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसी की वजह से कैसा होता है, कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो पहले तो हम SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर SN1 के अकॉर्डिंग लिखें तो SN1 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, और SN2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास 2 ऑर्डर्स हैं SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले हमें 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन यहाँ पर बनाने हैं, मतलब ब्रोमोब्यूटेन तो फॉर्मूला हो गया। अब इस ब्रोमोब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो हमने पहले यहाँ पर बना लिए हैं। एक ये है, एक ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ये, और इन्होंने कहा भी है 4 कंपाउंड बनेंगे, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन हमें यहाँ पर लेने हैं। और इनके अकॉर्डिंग ये प्राइमरी है 1 डिग्री, और यहाँ पर चेक कीजिए ये भी 1 डिग्री है, और ये हमारे पास 2 डिग्री है, और ये क्या है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों के दोनों 1 डिग्री हैं, लेकिन एक बल्कि ग्रुप यहाँ ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया है, तो ये नियरली इक्वल किसके हो जाएगा, 2 डिग्री के हो जाएगा, और ये प्योर फॉर्म में 1 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए ऑर्डर अगर चेक किया जाए SN1 के अकॉर्डिंग, तो SN1 के अकॉर्डिंग है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 3 डिग्री में सबसे पहले ये वाला कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद ये वाला कंपाउंड, और फिर ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा SN2 में। चेक कीजिए SN2 में हो जाएगा सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी, फिर ये वाला जो सेकंड प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी, और फिर है लास्ट टर्शरी। ये हमारे पास ऑर्डर है SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स के लिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन की रिएक्शन अगर हम HI के साथ करते हैं तो उसकी जो मैकेनिज्म बनती है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। देखिए, विद इक्विमोलर अमाउंट ऑफ HI एंड मिथॉक्सीमीथेन, दोनों का बिल्कुल इक्वल अमाउंट लेना है। ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल एल्कोहल एंड मिथाइल आयोडाइड आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, मिथाइल एल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास CH3OCH3 की रिएक्शन HI के साथ जब हो रही है तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये जो लॉन पेयर है ये H पॉजिटिव पर अटैक करते हैं, या फिर दूसरी शब्दों में कहें कि ये जो H पॉजिटिव है ये लॉन पेयर से अटैच हो जाता है, प्रोडक्ट ये बनता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, प्रोटोनेशन इसी को कहते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब हमने इस ईथर पर एक प्रोटॉन को ऐड कर दिया है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, प्लस में क्या है I नेगेटिव, आप चेक कर सकते हैं प्लस में है I नेगेटिव, तो ये हो गया हमारे पास डाइमिथाइल ऑक्सोनियम आयन। उसके बाद हमारे पास स्टेप सेकंड जिसमें I नेगेटिव जो हमारे पास यहाँ बाई प्रोडक्ट में बना है ये वाला I नेगेटिव, ये I नेगेटिव इसी के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने पर CH3I फॉर्म करेगा, प्लस में CH3OH, यहाँ से बन जाएगा CH3OH। ठीक है, ये तो हो गई मैकेनिज्म। अगर यहाँ पर एक कंडीशन हमें गिवन है, देखिए बहुत सिंपल था कि एडिशन यहाँ पर हुआ है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर ऐड हुआ है इसके साथ, और यहाँ से फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए आयोडीन जब यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो CH3OH बन गया, और CH3 इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्डिंग करेगा तो CH3I बन जाएगा। आगे इसमें एक कंडीशन है, वो क्या है, अगर हमारे पास HI एक्सेस अमाउंट में हो, इफ एक्सेस ऑफ HI इज यूज्ड मिथाइल एल्कोहल फॉर्म्ड। देखिए अगर हम इस एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर देते हैं किसकी, HI, क्योंकि हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है, तो दोबारा से प्रोटोनेशन होगा,
और प्रोटोनेशन होने पर यहाँ चेक कीजिए CH3 और ये H2O मॉलिक्यूल है ना H2O, और H2O एक बेटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी से अपनी साइड को छोड़ देगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने साथ अटैच कर लेगा और CH3I मिथाइल आयोडाइड बना देगा। लेकिन ध्यान रखना है ये जो आगे वाले 2 स्टेप्स हैं ये केवल तब होंगे जब ये HI एक्सेस अमाउंट में हो। अगर एक्सेस अमाउंट में नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि इसका यूज होता है प्राइमरी अमीन्स को बनाने के लिए, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स को। एरोमेटिक के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। अब इस रिएक्शन को चेक करते हैं। इन दिस रिएक्शन थैलामाइड इज फर्स्ट रिएक्ट विद KOH। ये हमारे पास थैलामाइड है, देखिए ये थैलामाइड है, ये फर्स्टली रिएक्ट KOH के साथ कर रहा है ना, एल्कोहलिक फॉर्म में KOH है, टू फॉर्म पोटासियम थैलामाइड। पोटासियम थैलामाइड ये बन गया है। पोटासियम थैलामाइड की रिएक्शन फिर किसके साथ हो रही है, यहाँ चेक कीजिए, दिस ऑन ट्रीटमेंट विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन है, गिव N एल्काइल थैलामाइड। ये N एल्काइल थैलामाइड हमारे पास बन गया है। N ये रहा एल्काइल ग्रुप और थैलामाइड ग्रुप, ठीक है। और इसको फिर हम एसिडिफाइड करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव N एल्काइल थैलामाइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए प्राइमरी अमीन एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जब हमने इसे हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस करने पर प्राइमरी अमीन यहाँ पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन के लिए हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो है हमारे पास, रिएक्शन क्या है एनिलीन की, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो हमारे पास है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है। तो देखिए, एनिलीन बीइंग ए लुईस बेस रिएक्ट विद लुईस एसिड AlCl3 टू फॉर्म ए सॉल्ट। अब देखिए, जो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है वो AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। अब एनिलीन तो हो गया बेस, क्योंकि NH2 ग्रुप यहाँ पर अटैच है, लुईस बेस, और AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है ये हो गया लुईस एसिड। तो लुईस एसिड और लुईस बेस फर्स्ट रिएक्शन करके और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया है। एज ए रिजल्ट N ऑफ एनिलीन, नाइट्रोजन है जो एनिलीन का, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इसने क्या चार्ज एक्वायर कर लिया है, पॉजिटिव चार्ज, एंड हेंस इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह नहीं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। किस तरह की रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। मतलब जब ये खुद इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जोड़ सकता है, बताइए, इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास किस तरह से सब्सटीट्यूट कर सकता है, कोई इसका रीजन ही नहीं बनता। कॉन्सिक्वेंटली एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दोनों में डिफरेंस बताना है, दोनों के डिफरेंसेस के पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। फाइब्रस में है दे हैव थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल विच टेंड्स टू लाई साइड बाई साइड टू फॉर्म फाइबर। ये साइड बाई साइड लिंक होते हैं और फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। ग्लोबुलर में देखिए दे हैव मॉलिक्यूल्स विच आर फोल्डेड, ये तो साइड बाई साइड लिंक होते हैं, ये फोल्डेड होते हैं इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट्स दैट ऑफन फॉर्म स्फेरोइडल शेप्स। ये एक स्फेयर की फॉर्म में होते हैं और फोल्ड होते हैं, ठीक है, ये साइड बाय साइड लिंक होते हैं। इन सच प्रोटीन द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। यहाँ पर बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है कि ये लिंक तो होते हैं, लेकिन कौन सी बॉन्डिंग होती है इसमें, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। यहाँ पर देखिए द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर कंपेरेटिवली वीक। तो यहाँ पर फेस एरिया कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज हैं वो फाइब्रस प्रोटीन के कंपेरिजन में वीक होती हैं। एग्जाम्पल हैं कैरेटिन है, मायोसिन है, फिब्रोइन है, और यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन में इंसुलिन है, एल्बुमिन है और फिब्रिनोजेन है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस हो गया फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, प्लस ग्लूकोज एंड डी प्लस गैलेक्टोज, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गिव इट्स 3 एप्लीकेशंस। तो इसको चेक करते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर इसके एप्लीकेशन चेक करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल, अगर हमें किसी सेल का EMF कैलकुलेट करना है तब भी हमें रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स। व्हाट इज द मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट द कैथोड।
यहाँ पर निकल का एटॉमिक वेट गिवन है, तो सबसे पहले चेक कीजिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्यू अगर हमें निकालना है तो आई इंटू टी इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 × 10 × 60। हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो 6000 इसका आंसर आ गया है कूलम में। अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन चेक करें तो वो हमारे पास है Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर दैट रिएक्शन निकल न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ चेक कीजिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, 1 मोल निकल को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यही लिखा हुआ है 2 × 96500 कूलम डिपोजिटेड निकल 58.7 ग्राम। देखिए 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का वेट यहाँ पर गिवन है, तो अगर हम इतना चार्ज यूज करते हैं तो इतने चार्ज से 58.7 ग्राम निकल डिपॉजिट होता है कैथोड पर। और हमें यहाँ पर चार्ज गिवन है 6000 जो हमने कैलकुलेट किया है। 6000 कूलम कितना निकल यहाँ पर डिपॉजिट करेगा, तो उसको कैलकुलेट किया है 58.7 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 इंटू 6000। इन सब वैल्यूज को पुट किया है और आंसर आया हमारे पास 1.825 ग्राम। इतना वजन निकल का डिपॉजिट होगा कैथोड पर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन ग्राफिकली। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है मोलर कंडक्टिविटी को। देखिए मोलर कंडक्टिविटी को kpm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्ज इलेक्ट्रोड्स एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। बहुत ही सिंपल है, एक बीकर है, इस बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पर प्लेस की हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया गया है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे देखिए 2 लार्ज इलेक्ट्रोड्स एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, और इनके बीच में हमने डिसॉल्व किया है 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हमने यहाँ पर एक एसिड डिसॉल्व कर दिया है 1 मोल। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड, इसको प्लेस किया गया है इनके बीच में, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ठीक है, और वहां से जब हम कंडक्टिंग पावर ऑल आयंस की चेक करते हैं या फिर उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वहां पर जो कंडक्टिंग पावर प्रोड्यूस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है kpm इज इक्वल टू k इंटू वी। ये क्या है, कापा जो हमारे पास है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को k से रिप्रेजेंट करते हैं और v हमारे पास है वॉल्यूम। ठीक है, अगर वेरिएशन की बात करते हैं तो देखिए वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन डायल्यूशन। अगर डायल्यूशन करते हैं हम किसी सॉल्यूशन का, अगर 1 मोल HCl जो हमने इसमें डाला है, इस 1 मोल HCl को डालने के बाद इसका अगर हम डायल्यूशन करते हैं तो डायल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कॉन्सेंट्रेटेड करने पर डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है, द टोटल वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डायल्यूशन। जो टोटल वॉल्यूम V है उस सॉल्यूशन में हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, वो डायल्यूशन के साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मोस्टली ये जो मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है, मोलर कंडक्टिविटी का जो ये वेरिएशन है, ये मोस्टली अलग से 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है और यही इसमें रीजन होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डायल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कुछ एनसीईआरटी में गिवन है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कर्विकल लाइन है। और रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 3 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। देखिए अगर 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है मेटेलिक वायर में से 3 घंटे के लिए, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, उस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Q इज इक्वल टू आई, हमारे पास करंट की वैल्यू है, इंटू टी टाइम, और 3 आवर है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16200 कुलाम। ठीक है, 16200 कुलाम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 96500 कुलाम इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ चेक कीजिए हमारे पास अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात की जाए तो हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है फेराडे के इक्वल, 96500 के इक्वल, और 1 मोल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इतने चार्ज के लिए जो हमारे पास चार्ज है 16200 कुलाम, ये जो चार्ज है इसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर फ्लो होंगे, इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे कैलकुलेट करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई 16200 डिवाइडेड बाई फेराडे कांस्टेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, उसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी में वायर के अंदर फ्लो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट डाउन देयर 2 कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए सबसे पहले चेक कीजिए, यहाँ पर है इन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर बट द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज होगा, वन एलिमेंट टू अदर, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हुए। लेकिन ये जो डिक्रीमेंट है ये बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर टू इफेक्ट काम करेंगे, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादातर क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर सिमिलर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो थर्ड सीरीज और सेकंड सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। सेकंड क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम हाइड्रोक्साइड टू लुटेटियम हाइड्रोक्साइड। लेंथेनम से लुटेटियम हाइड्रोक्साइड तक बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ K2Cr2O7। देखिए, अगर हम एक्वस मीडियम में K2Cr2O7 को रखते हैं तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर किस तरह से सामने आता है। देखिए, Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ से ये जो K पॉजिटिव है बाहर निकल जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रखा गया है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट रिएक्शन 2Cr3 पॉजिटिव, ये जो Cr2 है यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी, ठीक है। और ये +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो खुद का रिडक्शन कर रहा है। और जब ये खुद का रिडक्शन कर रहा है तो अगर ये किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच होगा उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अगर आगे क्वेश्चन चेक करें तो आगे है, राइट आयनिक इक्वेशंस फॉर इट्स रिएक्शन। आयोडाइड आयन के साथ अगर रिएक्शन करें, आयरन 2 पॉजिटिव के साथ करें और H2S के साथ करते हैं, तो हमारे पास तीनों रिएक्शंस यहाँ पर गिवन हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि यहाँ I नेगेटिव जो आयोडाइड है ये I2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब -1 से और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये -2 से और 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो तीनों जगह में आप देख सकते हैं कि आयोडीन का और आयरन का और सल्फर का, तीनों का ही यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और उसका रीजन क्या है, रीजन कॉमनली है Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर पोटासियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर की हेल्प से हमें पोटासियम परमैंगनेट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर थ्योरी गिवन है हमें एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और इस थ्योरी में, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लास्ट कोड में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर इस थ्योरी में रिएक्शंस हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें MnO2 रिएक्ट कर रहा है KOH के साथ और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बनेगा K2MnO4। यहाँ चेक कीजिए, इट इज़ प्रिपेयर्ड पायरोलुसाइट ओर MnO2। ये जो MnO2 है ये पायरोलुसाइट ओर से लिया गया है और इसकी रिएक्शन KOH के साथ होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जो हमारे पास है KNO3। अब KNO3 यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, KNO3 ने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है, तो वो यहाँ O2 प्रोवाइड करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। दिस प्रोड्यूस द ग्रीन पोटासियम मैग्नेट, ये हमारे पास ग्रीन बन जाएगा पोटासियम मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद K2MnO4 विच डिस्प्रोपोर्शनेट इन ए न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशन। या तो न्यूट्रल आप ले सकते हैं या एसिडिक सॉल्यूशन ले सकते हैं, वहाँ से पर्पल परमैंगनेट हमें मिल जाता है। देखिए, ये वाला जो कंपाउंड है ये आयनिक फॉर्म है और ये न्यूट्रल फॉर्म है, तो ये ग्रीन कंपाउंड खुद को डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, मतलब। तो यहाँ से हमारे पास MnO4 1 नेगेटिव, मतलब KMnO4 यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 25। एटॉमिक नंबर 25 है और हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है डाइवेलेंट आयन का, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 25। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 25 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो बनेगा वो है 3d5 4s2। अगर हम डाइवेलेंट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक करें, जैसे M2 पॉजिटिव जो मेटल है वो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो वहाँ पर हो जाएगा 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर n की जगह रखेंगे और कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी 5.87 bm, ठीक है। ये हमारे पास है मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद इक्वेशंस। हमें फर्स्ट दिया हुआ है कैनिजारो रिएक्शन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एल्डिहाइड विच डू नॉट have an alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction reaction on treatment with concentrated alkali। कंडीशन एक ही याद रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और एल्डिहाइड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ होगी, वहाँ से मिथाइल एल्कोहल और पोटासियम फॉर्मेट, ठीक है, पोटासियम का सॉल्ट और एल्कोहल का वहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेमेंसन रिडक्शन। The carbonyl group of aldehyde and ketones is reduced to CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid। यहाँ पे चेक कीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हमें रिड्यूस करना है और उसमें इंट्रोड्यूस करना है CH2 ग्रुप, देखिए
यहाँ पर अगर एल्डिहाइड है हमारे पास, तो एल्डिहाइड को अगर हमें CH2 या CH3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिंक अमलगम यूज़ करेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पर बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। ये हमारे पास है क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है इस कोड के लिए, रोजनमुंड रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग H2 गैस थ्रू ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर BaSO4। यहाँ पर रोजनमुंड रिडक्शन है जिसमें हम एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2 के साथ करा रहे हैं पैलेडियम और BaSO4 सल्फर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमारे पास एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा और HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास रोजनमुंड रिडक्शन है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड को। तो इस तरह से हमने यहाँ पर HBSC क्वेश्चन पेपर 2023 के सेट सी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको इसमें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।